अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ था, चैप्टर नंबर 1 है 10th क्लास का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमने तीन मेथड पढ़े थे। तो एक था उनमें से फैक्टराइजेशन, जो कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। अब फैक्टराइजेशन की कुछ लिमिटेशंस थी। जैसे कि मैं आपको कुछ इक्वेशंस बोल के बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर आप इसके फैक्टर बनाना चाहें तो इस इक्वेशन के फैक्टर नहीं बनते। तो इस लिमिटेड स्कोप को कवर करने के लिए फिर जो मैथमेटिशियंस है उन्होंने कंप्लीटिंग स्केयर का मेथड बनाया था। कंप्लीटिंग स्केयर का मेथड इतना मुश्किल नहीं है जितना इसको समझा जाता है। सिर्फ दो स्टेप, मैंने आपको दो स्टेप बताने हैं और आपने वो दो स्टेप याद रख लेने हैं। और उसके बाद मुझे बताइएगा कि आपका कंप्लीटिंग स्केयर आपको मुश्किल लगता है या नहीं लगता। तो कंप्लीटिंग स्केयर के लिए मुख्तलिफ रकमें भी ली जा सकती थी, लेकिन मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म सेलेक्ट की। इसकी भी एक वजह है। देखिए, पेपर में आपको सवाल ये भी पूछा जा सकता है, ड्राइव द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, बेसिकली वो कंप्लीटिंग स्केयर ही होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म पे अगर आप कंप्लीटिंग स्केयर को अप्लाई करें तो वो क्वाड्रेटिक फार्मूला बन जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। आप यहाँ पे समझ लें कि ये क्वेश्चन है जो आपको दिया गया है और आपने इसको कंप्लीटिंग स्केयर के मेथड से सॉल्व करना है। तो मैंने आपको जैसा कि कहा कि दो स्टेप हैं जो आपने याद रखने हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने ये याद रखना है कि रिमूव द लीडिंग कोफिशिएंट बाय डिवाइडिंग। अब लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, मैंने डिटेल डिस्कस किया था पहले लेक्चर के अंदर कि लीडिंग कोफिशिएंट एक ऐसा कोफिशिएंट होता है जो एक्स की सबसे बड़ी पावर के साथ आ रहा हो। देखिए, कोफिशिएंट तो यहाँ पे ए बी सी तीन जो ए बी दोनों कोफिशिएंट हैं एक्स के साथ आ रहे हैं, लेकिन जो बड़ी पावर के साथ आएगा उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट कहेंगे। तो कंप्लीटिंग स्केयर का सबसे पहला स्टेप यही है कि आप उसको रिमूव कर दें। देखिए, दो पॉसिबिलिटीज़ आपके पास हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि लीडिंग कोफिशिएंट वन हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि लीडिंग कोफिशिएंट वन के अलावा हो। अगर तो लीडिंग कोफिशिएंट वन आ रहा है तो वेल एंड गुड, आपको कुछ डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको दो स्टेप कहे हैं वो भी आपका एक स्टेप रह जाएगा इस तरह के सवालों में। लेकिन अगर आपका लीडिंग कोफिशिएंट, जैसे कि ये जो एग्जांपल मैंने कंसीडर की है, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा आपका लीडिंग कोफिशिएंट ए आ रहा है जो एक्स स्केयर के साथ है। तो हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। तो ये देखें, आपको स्टेप नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर दिया, डिवाइड किसके साथ किया, ए के साथ। जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा उसी के साथ। और अगर लीडिंग कोफिशिएंट नहीं है तो स्टेप नंबर वन नहीं होगा, हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो जब मैंने डिवाइड किया, ए को ए से डिवाइड किया, तो ए को ए से डिवाइड किया तो हमारे पास ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिर्फ एक्स के रह गया। इसके बाद बी ओवर ए, क्योंकि अब कटिंग तो हो नहीं रही इसलिए बी ओवर ए आ जाएगा, और नेक्स्ट सी ओवर ए आ जाएगा। और जब ये लास्ट पे करेंगे, वो साइड पे डिवाइड करना था, तो इसलिए ज़ीरो बाय ए आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब स्टेप नंबर वन था कि लीडिंग कोफिशिएंट अगर है तो उसको रिमूव करें, और अगर नहीं है तो अपना क्वेश्चन वैसे ही कंटिन्यू रखें। अब स्टेप नंबर टू हमारे पास, स्टेप नंबर टू क्या है, डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय टू, that is b over 2a, and after scaling this number at it both side of equation। तो ये स्टेप नंबर टू, मैंने आपसे पहले ही कहा था कंप्लीटिंग स्केयर इतना मुश्किल मेथड नहीं है जितना आप उसे कंसीडर करते हैं। ये इंतहाई आसान तरीका है, आपने दो स्टेप याद रखने हैं। और दो स्टेप भी उस सूरत में कि अगर आपका लीडिंग कोफिशिएंट वन नहीं है, वन के अलावा कोई और नंबर है, और अगर आपका लीडिंग कोफिशिएंट वन है, तो फिर तो स्टेप एक रह जाएगा। और वो स्टेप ये है कि डिवाइड कर देना है आपने एक्स के कोफिशिएंट को किसके साथ, टू के साथ डिवाइड कर देना है। उसके बाद क्या करना है, उसका आपने दोनों तरफ स्केयर ले लेना है और उसको ऐड कर देना है दोनों साइडों पे। उसका स्केयर लेके दोनों साइडों पे ऐड कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पे ज़रा देखें, हम मुझे बताएं एक्स का कोफिशिएंट कौन सा है। तो मैं अगर आपको यहाँ पे एरो नज़र आ रहा है, तो एक्स का कोफिशिएंट का मतलब है वो टर्म जो एक्स के साथ आ रही है। तो यहाँ पे भी मैंने यही बात लिखी है, डैट इज़ बी ओवर टू ए। तो हमने क्या करना है, हमने ये जो कोफिशिएंट है एक्स का, इसका स्केयर लेना है और उसको दोनों साइड्स पे ऐड करना है। जो कि जैसा कि मैंने यही किया, मैंने बी ओवर, देखिए मैंने डिवाइड किया,
बी ओवर ए को 2 पे, तो जो 2 था वो 2a बन गया नीचे वाली साइड पे, और उसका स्केयर ले लिया और उसको दोनों साइडों पे ऐड कर दिया। और यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो टर्म है ना, यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, ये जो यहाँ पे आपको ये वाला नज़र आ रहा है। आपने ये भी काम भी करना है कि जो सी ओवर ए है, यहाँ से आपने इसको यहाँ से उठा के फ्रैक्शन की दूसरी साइड पे ले आना है। ऐसा इसलिए करेंगे ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो आसानी से। अब यहाँ पे हमारा ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट देखें, दोनों साइडों पे एक फैक्टर था हमने ऐड करना था, ये वाला फैक्टर जिसको मैंने हाईलाइट किया है बॉटम से। तो ये वाला फैक्टर मैंने दोनों साइडों पे ऐड कर दिया। अब चेंजिंग्स क्या आएंगी? चेंजिंग ये आएंगी कि ये जो ये नंबर आपको नज़र आ रहा है ये एक्स का स्केयर बन जाएगा, और ये जो लास्ट पे नंबर आ रहा है ये ऑलरेडी स्केयर है। हमने इसको फार्मूला बनाना है। फार्मूला आपको याद है, आपने 9th क्लास में पढ़ा था। ये फार्मूला आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ए एक्स ए प्लस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। तो कंप्लीटिंग स्केयर में आपका यहाँ पे ये वाला फार्मूला बन जाया करेगा। जब आप जैसे कि ये सी ओवर ए हम दूसरी साइड पे जब लेके आए थे, इसको इधर लाने का मकसद यही था कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे ए प्लस बी का होल स्केयर का फार्मूला बन जाए। तो अगर आप इतने इतने पार्ट पे गौर करें, इस पार्ट पे आप अगर गौर करें, इस हिस्से पे, इस सारे हिस्से पे गौर करें, तो आप ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं यहाँ से कि ये फार्मूला बन रहा है। फार्मूला किसका बन रहा है? ये फार्मूला बन रहा है एक्स स्केयर प्लस 2x बी ओवर ए। देखें, ऊपर टर्म थी हमारे पास यहाँ पे बी ओवर ए, तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, नीचे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, और यहाँ पे 2 से डिवाइड भी कर दिया। इससे 2 से कट जाएगा, कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, और हमारा फार्मूला भी कंप्लीट हो जाएगा जो कि हमने वैसे भी कंप्लीट करना था। तो इस तरह से हमारे पास जो ये आपको ये साइड नज़र आ रही है, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरी साइड पे क्या करना है? दूसरी साइड पे आपने, आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा ये वाला, आपने इसका एलसीएम करना है। एलसीएम कैसे करना है? 4a² इसकी फ्रैक्शन में आ जाएगा, b² वैसे ही, और क्योंकि c ओवर a है, इसके नीचे 4a मिसिंग है, तो वो ऊपर जाके c से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास इसका एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट आपने दोनों साइड पे स्केयर ले लेना है, स्केयर रूट, सॉरी, स्केयर रूट ले लेना है, क्योंकि हमने बेसिकली x के लिए ना फाइंड करना है। हमने तो x के लिए सारा कुछ फाइंड करना है, तो जब तक x नहीं निकलेगा हमारा सवाल कंप्लीट नहीं होगा। तो मैंने दोनों साइड पे स्केयर रूट ले लिया। तो जब हमने दोनों साइड पे स्केयर रूट लिया तो लेफ्ट साइड का स्केयर रूट स्केयर कैंसिल हो जाएगा, जबकि राइट साइड के अंदर दो पार्ट हैं। एक पार्ट ये बन जाएगा, ऊपर वाले पार्ट का स्केयर रूट आ जाएगा, और एक नीचे वाले पार्ट का स्केयर रूट आ जाएगा। तो ऊपर वाला पार्ट क्योंकि बी स्केयर में से 4ac माइनस हो रहा है, इसलिए उसका सोल्यूशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जो नीचे वाला आपका 4a² है वो 2a आ जाएगा। अब इस साइड पे जो हमारे पास बी ओवर ए आ रहा है, ये वाला बी ओवर ए है, ये जब दूसरी साइड पे फ्रैक्शन इक्वलिटी के दूसरी साइड पे जाएगा तो जाके माइनस हो जाएगा, और माइनस होगा तो अगेन देखें आपको दो फ्रैक्शन नज़र आ रही होंगी स्क्रीन के ऊपर। तो ये दोनों फ्रैक्शंस हैं, और जब भी फ्रैक्शन आती हैं तो हम उसको एलसीएम करते हैं। तो इनको जब एलसीएम करेंगे, दोनों के नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो इसलिए इनका एलसीएम यही नंबर आ जाएगा। तो जब इनका एलसीएम यही नंबर आ जाएगा तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में बन जाएगा, यानी कि कुछ इस तरह से हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इस रिज़ल्ट को ही हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, यानी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac। ये हमारे पास बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूला है। और ये देखें, ये डेरिवेशन भी है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूले की डेरिवेशन है। अगर पेपर में आपको सवाल आ जाए डिराइव करना है आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आप कैसे ड्राइव करेंगे? आपके पास ये जो मेथड है कंप्लीटिंग स्केयर वाला, आप इससे अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। और ये एमसीक्यूज भी बड़ी मरतबा पेपर में पूछा गया है कि विच मेथड इज़ यूज टू ड्राइव द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले को ड्राइव करने के लिए कंप्लीटिंग स्केयर का मेथड है जो हम यूज़ करते हैं। लास्ट भाई हमारे पास जो मेथड रह गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अभी अभी हमने ड्राइव किया कंप्लीटिंग स्केयर से। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है।
तो एग्जाम्पल के बाद आपको कुछ क्विक टिप भी हैं जो इस चैप्टर के बारे में, कुछ बातें भी हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, नज़र आ रही है आपको, 2x² प्लस एक्स माइनस सिक्स। अब हम इसे करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पे a2 मिल जाएगा, b1 मिल जाएगा, c-6 मिल जाएगा। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग फार्मूला हमारा ये कहता है कि फार्मूला आपको स्क्रीन पे इधर नज़र आ रहा होगा, मैं बॉक्स बना देता हूँ इसके ऊपर। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ लगानी है। माइनस बी है तो बी की वैल्यू यहाँ पे 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट है, बी का स्केयर है, बी 1 है तो 1 का स्केयर आ जाएगा, -4a। ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू -6 है, और डिवाइड हो रही है 2a पे, और a की जगह पे हम 2 इंसेंगे। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब हमने सिर्फ इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन है। तो इस स्टेप में देखें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ऊपर -4 -6 +24, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 48 आ जाएगा, ये 48 आ गया हुआ है। और 1 + 48 करेंगे तो 49 आ जाएगा। और 49 का परफेक्ट स्क्वायर अगर देखा जाए तो इस 7 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है। ये कैलकुलेटर पे भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं कि ये 7 का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। दो पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी आपके पास इस जगह पे। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक है -1 ± 7/4। तो इनको अगर हम सेपरेट सेपरेट करें तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आपका जो 7 है वो प्लस का है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है आपका 7 जो है वो माइनस का है। तो अगर आपका 7 प्लस प्लस के साथ है तो आपका, जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा, और इनको कट करेंगे 2 पे तो इसका आंसर फ्रैक्शन में आएगा, ऊपर 2 3 6 और नीचे 2 2 4 आ जाएगा। और इसी तरह जब हम दूसरी साइड पे देखते हैं, इस साइड पे, तो -8 आ जाएगा, -8 को 2 पे डिवाइड 4 पे सॉरी डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा। सॉल्यूशन सेट लिखना बहुत ज़रूरी है, तो एंड पे मैंने हर सवाल में सॉल्यूशन सेट इसलिए लिखा हुआ है, बाकायदा इसके नंबर होते हैं। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं, सॉल्यूशन सेट लिखना भूल जाएं तो आपके नंबर भी कट होते हैं। तो अभी ये जो लेक्चर है आपका ख़त्म नहीं हुआ, इसके अंदर कुछ बातें रह गई हैं, कुछ क्विक टिप्स हैं, और कुछ बातें हैं जो आपको इसके बारे में पता होने चाहिए। लेक्चर को लास्ट तक देखें। तो क्विक टिप आपकी ये है कि ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस ऑफ फैक्टराइजेशन, डिफ़िकल्टी ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर क्वाड्रेटिक फार्मूला कंसीडर बेस्ट सॉल्यूशन टू सॉल्व क्वाड्रेटिक। तो ये क्या बात लिखी है जी? पहले नंबर पे ये जो बात आपको स्क्रीन पे यहाँ पे नज़र आ रही है, ये बात ये लिखी हुई है कि फैक्टराइजेशन का स्कोप लिमिटेड था, और जो रिस्ट्रिक्शंस थी हम सारी क्वेरीज को सॉल्व नहीं कर सकते थे। काउंटर एग्जांपल मैंने आपको पहले भी ड्यूरिंग लेक्चर भी बताई है, आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करें, आपको उसके फैक्टर नहीं मिलेंगे। इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो ओमेगा आपके पास कम्प्लेक्स रूट्स वगैरह आते हैं, वो भी इसी वजह से आते हैं कि हमें बाद जगहों पे फैक्टर नहीं मिलते। तो अब फैक्टराइजेशन की तो रिस्ट्रिक्शंस हो गई थी, हम हर जगह पे इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसके अलावा जो कंप्लीटिंग स्केयर है हमारे पास, कंप्लीटिंग स्केयर की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम इसे हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस के अंदर कंप्लीटिंग स्केयर ज़रा कम्प्लेक्स हो जाता है, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमारे पास जो रह जाता है, जो बाकी बच जाता है, वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्वाड्रेटिक फार्मूले को बेस्ट फार्मूला कंसीडर किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे आपको रिकमेंड यही करूँगा कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है आप इस्तेमाल करें। अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया सॉल्व, चाहे लॉन्ग है चाहे शॉर्ट है, अगर मेथड का नाम स्पेसिफाई नहीं किया गया, यानी कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है मेथड का, यानी उसने नहीं कहा फैक्टराइज करें, उसने नहीं कहा कंप्लीटिंग स्केयर करें, उसने नहीं कहा क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें, तो फिर आपकी मर्ज़ी है, आप उसे चाहे जिस मेथड से कर सकते हैं। लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है कि ये जो है फैक्टराइजेशन के लिमिटेड स्कोप को भी कवर करेगा, और इसके अलावा ये कंप्लीटिंग स्केयर की निस्बत आसान है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला इन स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी स्टैंडर्ड फॉर्म की जो इक्वेशन है ना, ये आपको केस सेकंड टिप ये है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला आप वहाँ पे इस्तेमाल करें जो आपके पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म और प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म। प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर भी सकते हैं, वैसे मसले वाली बात नहीं, लेकिन ज़रा
मैंने एग्जांपल से आपको बात समझाने की कोशिश की है। अगर आप करना चाहते हैं तो किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है इस बात पे, आप कर भी सकते हैं। तो इस साइड पे जो ये एग्जांपल है ये मैंने प्योर क्वाड्रेटिक भी है ना क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व की है, और इस साइड पे मैंने उसको फैक्टराइजेशन मेथड जो हमने प्योर क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ा था उससे सॉल्व किया है। तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन वाला मेथड है, यानी ये वाला जो मेथड है, इसमें स्टेप्स कम हो रहे हैं। तो इसलिए अगर स्टेप्स कम हैं तो फिर गलती के चांसेस भी ज़ाहिर सी बात है कम होंगे, और अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी होता है तो उसमें फिर गलती के भी चांसेस बन जाते हैं। लेकिन किसी किस्म की पाबंदी नहीं है, आप दोनों कर सकते हैं। बस ये है कि आपको ज़रा शॉर्टकट के तौर पर थोड़ा सा मिल जाएगा कि अगर आप फैक्टराइजेशन है वो जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनको फैक्टराइजेशन से मेथड से करते हैं वो ज़रा जल्दी सॉल्व हो जाती हैं, और अगर आप उन्हें प्योर क्वाड्रेटिक मेथड से करते हैं, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उससे करते हैं, तो वो एक दो स्टेप्स का फ़र्क पड़ जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला फेल हो जाएगा अगर लीडिंग कोफिशिएंट ज़ीरो होगा, तो वही बात आ गई है, लीडिंग कोफिशिएंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला सरासर इस्तेमाल होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही कोफिशिएंट ज़ीरो बन जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे किसी काम नहीं आने वाला। तो ये आज का लेक्चर यहाँ पे एंड हुआ। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अ, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, एक वीडियो के अंदर ही मैं आपका पूरा चैप्टर डिस्कस करूँगा। इसमें अभी 1.3 1.4 आप पहले ही लेक्चर की देख लें, लेक्चर कितना लंबा हो गया है। तो 1.3 और 4 जो है वो मैंने अभी डिस्कस नहीं की। तो फ़िलहाल कोशिश करूँगा अगर टाइम मिला तो उसके ऊपर भी कोई वीडियो बनाऊंगा ज़रूर इंशाल्लाह। लेकिन ये जो बेसिक कंसेप्ट था आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वो काफ़ी हद तक उम्मीद है कि आपका 50 to 70% रिवाइज हो गया होगा, और शॉर्ट क्वेश्चन सारे ही ऑलमोस्ट आपके मैंने यहाँ पे कंसेप्ट जो हैं उनके और क्लियर कर दिए हैं, आपको रिवाइज करवा दिए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी बाद औक़ात इन्हीं में से ही आ जाता होता है, 1.3 में भी 4 में से भी आते हैं, लेकिन इनसे इनमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। तो मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको ये हो जाएगा कि जैसे ही कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो वो वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। शुक्रिया।